हेलो क्लास। आज हम इस क्लास में शीत युद्ध के दूसरे भाग के बारे में चर्चा करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले वाली क्लास में, पहले भाग में शीत युद्ध के बैकग्राउंड की घटनाओं, इसके प्रमुख तथ्यों और इसके डेफिनेशन और इस पे जो कुछ विशेषज्ञों की राय रही है उसके बारे में चर्चा हो चुकी है। अतः इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इसके विस्तार एवं इसके दूसरे भाग एवं विश्व पर इसका क्या प्रभाव रहा और इसके किस तरह से कोल्ड वॉर का अंत हुआ, उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और इस मैप के माध्यम से हम देखते हैं कि 1947 से 1991 तक जो विश्व रहा वो लगभग मुख्य रूप से दो ग्रुपों में और एक अन्य भाग जिसे कह सकते हैं, जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन के रूप में जाना जाता है, तृतीय विश्व के रूप में सामने आया। कोल्ड वॉर की जो घटना थी इसने संपूर्ण विश्व को मुख्य रूप से सोवियत यूनियन और अमेरिका के नेतृत्व में दो गुटों में बांट दिया था। दोनों गुट अपने प्रभाव को पूरे विश्व में फैलाना चाह रहे थे। इनका मानना था कि पूरे विश्व में इनके नेतृत्व में इनकी विचारधारा का प्रभाव हो, जिसका उदाहरण हम देख सकते हैं इस मैप के माध्यम से कि लगभग पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका जो ब्रिक्स देश हैं, जिससे फर्स्ट वर्ल्ड और सोवियत यूनियन के नेतृत्व में पूरा चीन, सोवियत यूनियन, पूर्वी यूरोप के देश और कुछ हद तक नॉर्थ वियतनाम जैसे देश भी इसमें शामिल थे। ये साम्यवादी विचारधारा से आगे बढ़ रहे थे। इसमें हम देखने का प्रयास करेंगे तो जब दो गुटों का वर्चस्व की जंग चल रही थी, उसी समय 1961 में एक तीसरे गुट का इमरजेंस हुआ, जिसने अपने आप को कोई गुट के रूप में नहीं माना, लेकिन ये देश अपने आप को गुट निरपेक्ष के रूप में मान रहे थे। इसका नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, मिस्र के प्रधानमंत्री नासिर और युगोस्लाविया के टीटो ने किया। इसमें इंडोनेशिया के सुकर्णो का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये देश क्योंकि एक उपनिवेशवाद के दौर से गुजर चुके थे, स्वाधीन रहे नहीं थे, उसी समय आजाद हुए थे। इनके सामने अपने अपने चैलेंजेस थे, चुनौतियां थीं, गरीबी, माइग्रेशन और विकास की गतिविधियों को आगे बढ़ाने जैसी, आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने जैसी चुनौतियां थी। अतः इन राष्ट्रों ने, जिन्हें तृतीय विश्व युद्ध या थर्ड वर्ल्ड के नाम से आज भी जाना जाता है, इन्होंने अपने विकास के लिए किसी भी गुट में सम्मिलित होने के बजाय गुट निरपेक्ष रहने का फैसला लिया, जिसके अंतर्गत इनका मानना था कि विश्व में भी किसी भी हुई घटना को ये सही या गलत के पैमाने पे आकलन करेंगे और उस पर अपनी उसी अनुसार राय देंगे। वो किसी एक गुट में शामिल होके अपने को प्रयोग नहीं करवाना चाहेंगे, क्योंकि ये जो शक्तियां हैं, आर्थिक सहायता या सैन्य सहायता देकर भारत या जो दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के जो राष्ट्र हैं, इन पर, इनके संसाधनों पर फिर से वापस उपनिवेशवाद का दांव लगा सकती हैं। इसलिए इन देशों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित होने का फैसला किया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका सैन्य सहायता के माध्यम से टर्की तक अपना, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पूरा टर्की तक अपना प्रभाव जमा चुका था। वहीं दूसरी तरफ सोवियत संघ
लगातार साम्यवादी विचारधारा का प्रसार कर रहा था। एक तरफ नाटो अपने चरम पर थे तो दूसरी तरफ वारसा। तो ये दो गुट आपस में अपने प्रभाव बढ़ाने के लिए लगातार आगे चल रहे थे। इसी शस्त्र दौड़ और एक दूसरे को से आगे बढ़ने की दौड़ ने इस दौड़ को इतना बढ़ाया कि विश्व एक बार फिर से तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति में पहुंच गया, जिसके चरम की एक प्रमुख घटना क्यूबा संकट या क्यूबा मिसाइल संकट, क्यूबा क्राइसिस, अक्टूबर क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। हुआ यूं कि ये दोनों जब आगे बढ़ रहे थे, सोवियत संघ और अमेरिका लगातार मिसाइलों के प्रयोग किए जा रहे थे, आर्म्स का उत्पादन बढ़ाया जा रहा था, पड़ोसी एक दूसरे के पड़ोसी देशों में अपने हथियारों का जखीरा तैनात किया जा रहा था। इसी क्रम में क्यूबा में, जो कि सोवियत संघ के प्रभाव में था, और क्यूबा अमेरिका का भी पड़ोसी है, जिसे हम इस मैप से देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे क्यूबा है। क्यूबा प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय देश है जो आइलैंड है। यहाँ पे इसके पड़ोस में कुछ ही दूरी पे यहाँ पे अमेरिका का बॉर्डर लगता है। तो यहाँ पे सोवियत संघ की सहायता से क्यूबा में, क्योंकि क्यूबा सोवियत संघ के विचारों से प्रभावित था, यहाँ साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव था, क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर दी गई और इन मिसाइलों का तैनाती का उद्देश्य था अमेरिका पर मानसिक रूप से दबाव बनाना या अमेरिका को दबाव में लाना कि भविष्य में अमेरिका पूर्वी यूरोप में अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ाएगा तो क्यूबा में मिसाइलों के माध्यम से इसे सोवियत संघ भी काउंटर करने का प्रयास करेगा। तो इसी घटना को क्यूबा संकट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जब मिसाइलें तैनात कर दी गई तो तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति केनेडी ने इसको निपटने का प्रयास किया कि इस घटना से कैसे निकला जाए। तो उन्होंने यहाँ पे, जो कि 90 मील ही यूएसए का मेनलैंड फ्लोरिडा जैसे इलाके थे, जो डायरेक्ट रूप से अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए चैलेंजेस थे, क्योंकि जो सोवियत संघ की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी वो काफी अच्छी थी और सोवियत संघ ने यहाँ पे मिसाइल तैनात किया था। तो जिसको रोकने के लिए यूनाइटेड स्टेट ने आक्रामक भूमिका निभाई कि अगर क्यूबा पर रॉकेट न रोका गया तो वो न्यूक्लियर हमले के लिए तैयार रहेगा। तो यहाँ पे अभी जो युद्ध लड़े गए थे, ये वहां पे सिर्फ जापान में ही न्यूक्लियर बम का प्रयोग हुआ था, लेकिन केनेडी ने सीधा सीधा यूएसएसआर को धमकी दी कि अगर क्यूबा से मिसाइलें नहीं हटी तो अब सोवियत संघ पर न्यूक्लियर हमले से परहेज करने के बारे में नहीं सोचेंगे। इस संकट को कम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सीधा न्यूक्लियर हमले की धमकी दी गई, तो यहाँ पे डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आया। धमकी के माध्यम से यूएसए ने मिसाइलों को हटाने का प्रयास किया कि सोवियत संघ पीछे हटे। इसकी धमकी यहाँ पे काम की और सोवियत संघ मिसाइल हटाने के लिए सहमत हुआ। इसके बाद दोनों देशों के बीच, जो इनके मिलिट्री कमांडर्स थे, उनके बीच ऐसे भविष्य में कोई संकट ना आए उसके लिए हॉटलाइन की स्थापना की गई कि वो उनकी कमांडर डायरेक्ट फोन कॉल्स पे बात कर सकें और किसी भी भविष्य में ऐसी चुनौती से को अवॉइड करने में सफल हो सके। तो
ये क्यूबा संकट, जैसा कि हम देख रहे हैं, ये बड़ा संकट था, विश्व को तृतीय विश्व युद्ध के लगभग मुहाने पे खड़ा कर दिया था कि अब और कब एक तीसरा विश्व युद्ध, वो भी नाभिकीय युद्ध होगा, के लिए आ गया था। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बाद की क्या सिचुएशन आई। जैसा कि हम देख चुके थे कि इसके पहले बहुत से देश आपस में एक दूसरे के लिए इनका चल रहा था कि कितने हथियार इकट्ठा कर लें, पड़ोसी देशों में अशांति उत्पन्न करना, हथियारों की तैनाती करना, शस्त्र दौड़ से लग चुकी थी। लगभग परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, एक बैलिस्टिक मिसाइल इत्यादि का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा था, जिससे अमेरिका और सोवियत संघ दोनों देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही थी और ये अन्य राष्ट्रों को सैन्य सहायता भी दे रहे थे, जिसका प्रभाव दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा था। इस प्रभाव को रोकने के लिए दोनों देशों ने आपस में संधि की, बातचीत शुरू की और ये जो बातचीत शुरू हुई उसे बोलते हैं वेदांते, अर्थात तनाव में कमी, क्योंकि इस तनाव से दोनों की हानि हो रही थी। तो यही होती है बड़ी शक्तियों की चालाकी वाली भूमिका है कि वो छोटी छोटी शक्तियों को तो शस्त्र दौड़ में लगाए रखते हैं, परंतु जब इनके हित प्रभावित होने लगते हैं तो आपस में बातचीत करके इसको सुलझाने का प्रयास करने लगते हैं। तो उसी की कल का एक उदाहरण वेदांते पीरियड के रूप में देखने को मिलता है, जब 1963 से लेके 1979 तक दोनों देशों के बीच में तनाव में कमी रही और निशस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण के बड़े बड़े प्रयास किए गए और इसके साथ साथ यूरोप में भी विकास की गतिविधियां तेज हो गई और वहां पे भी डेवलपमेंट तेजी से होने लगा। फ्रांस और ब्रिटेन फिर से वापस एक बड़ी शक्ति बनने लगे। तो ऐसे में चीजें एक बार फिर से बदलने लगी। इन बदली हुई परिस्थितियों में सोवियत संघ और अमेरिका के बीच कुछ संधियां हुई, जिसमें प्रमुख संधि पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी 1963, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आएगा आपके थर्ड ईयर के एग्जाम में। पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963 में हुई। इसे मास्को ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा 1967 में आउटर स्पेस ट्रीटी, इस ट्रीटी में ये किया गया कि भविष्य में जो आउटर स्पेस है उसमें उसे सैन्य गतिविधियों से वंचित रखा जाए ताकि पूरे विश्व को सुरक्षित करने में मदद की जा सके। इसके अलावा न्यूक्लियर प्रोहिबिटेड टेस्ट ट्रीटी एनपीटी 1968 में साइन हुई। ये 3 प्रमुख ट्रीटियां थी जिसे सोवियत संघ और अमेरिका के बीच वो हुई जो। इसके अलावा 1971 में सीबेट ट्रीटी, जो समुद्री सतह पर न्यूक्लियर वेपन के उपयोग और टेस्ट्स को बैन करती। इसके अलावा 1972 में साल्ट वन हुई, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। इसके माध्यम से अमेरिका और सोवियत संघ अपनी जो बैलिस्टिक मिसाइल थी, न्यूक्लियर बम थे, उनको एक सीमित क्षमता पर रखने के लिए सहमत हुए कि जिसमें लगभग 5500 परमाणु बम रखने की बात की गई, क्योंकि नए नए हथियारों के डेवलपमेंट से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा था। तो दोनों देशों ने ये मिलकर ये फैसला किया कि हम इतना न्यूक्लियर बम रखें कि वो उनकी सिक्योरिटी के लिए पर्याप्त हो। तो ये चीजें आगे बढ़ते हुए रही और एक शांति का समय बीच के पीरियड में आया, जिसे हम देतांते के रूप में जानते हैं। ये इटालियन वर्ड है, इसे इटली में कहीं भी देता भी बोलते हैं। तो इसका अर्थ है तनाव शिथिल या तनाव में कमी। भविष्य में यहाँ पे से भी क्वेश्चन बनते हैं या आपसे शॉर्ट में पूछा जाएगा कि देतांते क्या है
इसको समझाइए। तो आप इसको 25 वर्ड में, 50 वर्ड में, इसमें जो प्रमुख संधियां हुई हैं, किस परिस्थिति में ये सिचुएशन आई, ये परिस्थिति आई, इसको आप समझाने का प्रयास करेंगे। आगे चलते हैं। इसमें इसके बाद प्रधानमंत्री और दोनों जगह सत्ता में परिवर्तन भी हुआ। स्टालिन की मृत्यु के बाद रूस में भी ऐसे प्रयास किए गए कि आगे चल के कोल्ड वॉर को अवॉइड किया जाए। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने शांति के प्रयासों को चीन और यूएसएसआर के साथ संबंधों को सुधारा और उन्होंने 1972 में चीन की यात्रा भी की। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यूरोप जो कि तेजी से विकसित हो रहा था, वहां भी शांति हेतु प्रयास किए जाने लगे और यूरोप में हेलसिंकी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जो यूरोप के डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं यूएसए वियतनाम में जो कि लड़ रहा था साम्यवादी विचारधारा से, तो वहां भी उसने वापस अपने आप को किया, क्योंकि वहां पे अमेरिका के काफी सैनिक मारे गए थे और अमेरिका मुंह की खा के वापस वियतनाम से आया। बदली हुई परिस्थितियों में जब शांति की चीजें बनने लगी थी, तो एक बार फिर से जो युद्ध से नुकसान हुए थे उनको मिटाने का प्रयास किया गया, डेवलपमेंट के लिए योजनाएं बनने लगी, ये सब चीजें सामने आई। लेकिन द्वितांते का भी अंत एक घटना से हुआ, जिसको हम अगले पार्ट में समझने का भी प्रयास करेंगे, जिसे हम रीबर्थ ऑफ कोल्ड वॉर या कोल्ड वॉर सेकंड के नाम से जानते हैं। बदली हुई परिस्थितियों में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में अपना प्रभाव जमाने के लिए वहां पे इंटरफेयर करना शुरू किया। सैन्य सहायता व आर्थिक सहायता की मदद से सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में अपने साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव जमाने का प्रयास किया, क्योंकि सोवियत संघ की हिंद महासागर में कोई डायरेक्ट पहुंच नहीं थी। उसके बढ़ाने के लिए बीच में अफगानिस्तान को प्रभाव में लेने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को डर था कि यदि सोवियत संघ अफगानिस्तान के रास्ते हुए हिंद महासागर में अपनी पहुंच बना लेता है, तो ये अफ्रीका और एशिया के देशों में अपना प्रभाव जमाने में सक्षम होगा, जहां पे अमेरिका इससे कमजोर पड़ जाएगा। इसके लिए वहां पे सोवियत यूनियन ने इंटरवेंशन किया अफगानिस्तान में, परंतु इसको रोकने के लिए जो आज की एक बड़ी समस्या अफगानिस्तान के रूप में हम देखते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान का उदय हो गया है, कबीलाई जो उनकी प्रवृत्ति है वो हथियारों से खेल रहे हैं, शांति के बजाय वो गन की संस्कृति से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो समस्या है ये उसी समय की है। 1979 में जब अफगानिस्तान में यूएसए ने अफगानिस्तान को रोकने के लिए इन छोटे छोटे कबीलाई ग्रुप को ट्रेनिंग दिया और उनको धर्म के नाम पे एकजुट किया, जिसका प्रभाव आज तालिबान के रूप में देखा जाता है। तो सोवियत यूनियन और अमेरिका वापस से फिर एक दूसरे के विरुद्ध कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन में पहुंच गए। इनकी जो सिचुएशन थी, ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, संघर्ष था, एक पीक पे 1983 में पहुंचा, जब यूएसएसआर ने साउथ कोरिया के एक एयरक्राफ्ट को गुप्तचर मिशन बताते हुए मार गिराया, जबकि वो सिविल एयरक्राफ्ट था। इस घटनाओं से को काउंटर करने के लिए यूएसएसआर ने स्टार वॉर की अवधारणा लाई। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनने का कि स्टार वॉर की अवधारणा किस राष्ट्रपति के शासनकाल में आई थी? तो उसका उत्तर है रोनाल्ड रीगन, जिनका मानना था कि अमेरिका सोवियत संघ के चैलेंज से निपटने के लिए, इन चुनौतियों से निपटने के लिए स्पेस
शिप का निर्माण करेगा, ऐसी स्पेसशिप का कि वहां पे न्यूक्लियर वेपन्स रखे जाएं और मिसाइलों के माध्यम से स्पेस से ही उनको आक्रमण करके यूएसए की जो इस्टेब्लिशमेंट है, न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट है और आर्मी बेस है, उन पे हमला करके उनको ध्वस्त कर दिया जाए। वहीं ये सब चीजें आगे बढ़ती रही और लगातार एक बार फिर से दोनों में तनाव हुए, जिसकी परिणति 1979 में जो साल्ट सेकेंड ट्रीटी होने वाली थी वो ना हो पाई, उस पर सिर्फ सिग्नेचर हुआ, वो इन्फोर्स नहीं हो पाई। लेकिन हर चीज का एक अंत होता है। ये जो दौड़ शुरू हुई थी, दोनों प्रतिस्पर्धा शुरू हुई थी दोनों महाशक्तियों के बीच में, इसमें सोवियत संघ को नुकसान हुआ। सोवियत संघ अपनी ज्यादातर संसाधनों का जो प्रयोग था, उनका प्रयोग आर्थिक गतिविधियों के बजाय सैन्य साधनों के लिए कर रहा था। लगातार मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट थे, उनकी जो विचारधारा थी साम्यवादी विचारधारा, जिसके अंतर्गत उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे विकास पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से वहां पे उद्योग धंधों को भारी नुकसान हुआ और जो संसाधन थे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में लगाए गए थे, जिसकी वजह से वहां पे इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिलता है। और इस स्लोडाउन की वजह से अमेरिका के दबाव के कारण सोवियत संघ दोहरे मोर्चे पर निपटने में असफल रहा और इनकी योजनाएं असफल होती गईं। 1985 में गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बनते हैं और वो सोशल और इकोनॉमिक सेक्टर के लिए पेरेस्ट्रोइका और गलनोस्ट नामक दो नीतियां लाते हैं। यहाँ पे ये दोनों नीतियां भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जिससे डेवलपमेंट का प्रयास करते हैं, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में सोवियत संघ इन चुनौतियों से निपटने में असफल रहता है। इकोनॉमिक गतिविधियां कम होने के कारण सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। सोवियत संघ 15 देशों में टूट जाता है। सोवियत संघ के टूटने के साथ साथ भाषा का भी अस्तित्व खतरे में आ जाता है और अमेरिका एकमात्र शक्ति बनी रहती है, जिसके कारण ये पूरी जो कोल्ड वॉर का समय था वो अपने अंत पे आता है, क्योंकि जब एक ही शक्ति बनी रहेगी, एक ही शक्ति बची महाशक्ति, तो फिर दूसरे का कोई मतलब नहीं रहा। प्रतिस्पर्धा समाप्त होती है और यूएसएसआर के विघटन के साथ साथ ही कोल्ड वॉर का अंत होता है। तो कोल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ 15 देशों में टूट जाता है, जिसमें प्रमुख आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, इस्टोनिया, जॉर्जिया, लाटविया, इस्थोनिया, मालदीव, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान इत्यादि थे। तो कोल्ड वॉर का मतलब यदि हम एक शब्द में समझने के चाहें या छोटे से स्तर पे समझना चाहें तो नॉन मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट अर्थात असैन्य संघर्ष था, जिसमें पूरी युद्ध जैसी स्थितियां तो थीं, परंतु वास्तविक युद्ध दोनों देशों के बीच या दोनों महाशक्तियों के बीच नहीं हुआ। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि कोल्ड वॉर का विश्व व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। इसका प्रभाव हम देखते हैं कि प्रोपेगेंडा का युद्ध के रूप में एक प्रयोग किया गया, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आए, अर्थात दोनों देश, दोनों महाशक्तियां एक से बढ़ के एक तकनीक के हथियार बनाने के लिए प्रयासरत थीं। शस्त्र दौड़ देखने को मिली और विभिन्न क्षेत्रों में थर्ड वर्ल्ड के थे जो वहां पे भी सैन्य क्षेत्र बनाए गए। इसके अलावा जो प्रमुख भूमिका रही वो नॉन अटैचमेंट मूवमेंट की रही, जिसमें प्रधानमंत्री नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर की प्रमुख भूमिका रही। इसके अलावा आज के दौर में भी ये देखने को प्रयास करेंगे तो अल-कायदा जैसे संगठनों का उद्भव कोल्ड वॉर की ही देन है और एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल में भी थोड़ी सी सहायता मिली। तो हम लगभग ये टॉपिक समझ चुके हैं, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के लिए हैं।
तो पहला क्वेश्चन होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय टर्म ऑफ कोल्ड वार। तो आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि कोल्ड वार टर्म से आप क्या समझते हैं। वहीं इसकी परिस्थिति पे जो क्वेश्चन है कि डिस्कस द circumstances of lead that leading to the beginning of Cold War। इसके अलावा डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलैक्सेशन ऑफ कोल्ड वार। तनाव शैथिल्य में जो कमी की वजह क्या थी उसको डिस्कस करने की जरूरत है। इसी के साथ साथ ये क्लास खत्म होती है। थैंक यू।